नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में नजर डालेंगे अब तक की तमाम अहम खबरों पर विस्तार से, साथ ही प्रदेश की 25 अहम खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। शुरुआत पंजाब की अहम खबर से करते हैं। अगर पंजाब की अहम खबर की बात की जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के मुद्दे पर सुनवाई होनी है। यहां आपको बता दें कि एसवाईएल पर पंजाब में सियासी दावे और हरियाणा की मांगों के बीच आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। सतलुज यमुना लिंक यानी कि एसवाईएल पर 12 साल के लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस मसले पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र की ओर से वकीलों का बड़ा पैनल भी मौजूद होगा। तो ये अहम खबर है जिस पर हम दिन भर आपको लगातार अपडेट देंगे। दूसरी अहम खबर का रुख कर देते हैं, ये भी पंजाब से ही है। आपको बता दें कि पंजाब का बजट सत्र जारी है। पंजाब विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन है। यहां आपको बता दें कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। साथ ही तीसरा दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था। एसवाईएल पर हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री बादल ने कहा था कि पानी के लिए कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। तो ये वो अहम खबरें हैं जिन पर दिन भर आज हमारी नजर बनी रहेगी। अब विस्तार से खबरों को जान लेते हैं। पंजाब विधानसभा के तीसरे दिन भी एसवाईएल के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सरकार की ओर से लाया गया प्रस्ताव पास हो गया और अब इस प्रस्ताव को लेकर ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि पानी के लिए कुर्बानी को भी तैयार हैं। पंजाब विधानसभा के तीसरे दिन सुबह से ही हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली। पानियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए। सीएम बादल की ओर से इसके खिलाफ लाया गया प्रस्ताव चाहे पास हो गया है, लेकिन कांग्रेस के अनुसार सरकार प्रस्ताव के जरिए अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। विधानसभा में मुद्दे पर बहस को लेकर भी तकरार हुई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਨ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। मुख्यमंत्री बादल साहब ने रेजोल्यूशन लेके आए है एसवाईएल कनाल के मुद्दे ते कि पानी पंजाब का पानी एक बूंद साडे कोले एक्स्ट्रा नहीं है। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ क्योंकि गांधी परिवार ने तो कांग्रेस ने ही पंजाब का पानी खोया सी। कांग्रेस प्रस्ताव पर पहले बोलने की मांग कर रही थी, जबकि स्पीकर ने पहले सीएम फिर अकाली विधायकों और बाद में कांग्रेसी विधायकों को बोलने की बात कही, जिस पर कांग्रेस नेता गरमा गए। पहला उन्होंने मैंबर बोल लेना, फिर साडे मैंबरां नूं बोलण दा मौका दिता जाए। उस तो बाद सीएम साहब सारिਆਂ ਨੂੰ कंपाइल करके ਉਹਦਾ जवाब दे देण। सानू कोई इतराज नहीं, ऐसी बहस करना चाहते हैं। सिस्टम जे हुण सीएम बोल के चले जावे, ऐसी किहनूं दसना किते कराउणा कि साडी अमेंडमेंट कदों। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਟਿਸ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। और मैं अपने मैंबरां नूं कहूँगा कि उन्हां दी गल को टोकण ना जां इस डिस्कशन नूं डिस्टर्ब करेगा। वो समझ लो कि पंजाब दे पाणियां दा नाल जो जुल्म जबर होया है ओहदा साथी। तो कुल मिलाकर पानियों के मुद्दे पर विधानसभा के बजट सत्र में तीसरे दिन का समय भी पानी पानी हो गया। मैं के चक्कर में अकाली और कांग्रेसी हंगामा करते रहे, कोई ठोस चर्चा नहीं हो सकी। खैर मामला संजीदा है, इसलिए सभी पार्टियों को एक सुर होकर पंजाब के हक में खड़ा होना चाहिए। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब एसवाईएल के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें रिपेरियन लॉ के अलावा कोई और फैसला मंजूर नहीं। इसके अलावा एसवाईएल के लिए अधिकृत की गई 5376 एकड़ जमीन को उसके असल मालिक को वापस किया जाएगा। ना बांस रहूगा ना बांसुरी बजूगी, क्योंकि जब बांसुरी रहना सारा काम वी फिनिश्ड ऑफ एवरीथिंग, पंजाब गवर्नमेंट विल टेक ओवर द लैंड। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार के इरादे जाहिर कर दिए हैं। केंद्र के रुख के बाद इस मामले पर
फंसे अकाली दल ने पानी के मुद्दे पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए स्पष्ट किया है कि पानी पर रिपेरियन सिद्धांत के अलावा उनको कोई भी फैसला मंजूर नहीं है। पंजाब सरकार ने SYL के लिए अधिग्रहित की गई 5376 एकड़ जमीन के लिए डी नोटिफिकेशन जारी करते हुए उसके असल मालिकों को वापस करने का फैसला लिया है, जिसको प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुताबिक सरकार की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव उन्हीं की तरफ से लाया गया था। मालिकी पंजाब गवर्नमेंट की है, लेकिन मकबूजा SYL है, क्योंकि ये इतनी देर में खाली पड़ी है तो इसका फायदा तो हुआ ही नहीं। इसलिए हमने लीगल एक्सपर्ट से किया है कि वी कैन रिक्वायर तो इसी सेशन में लेंगे, और बेशक स्पेशल सेशन बुलाना पड़े तो उसमें भी हम स्पेशल सेशन भी बुला लेंगे। सवेरे ऐसी अमेंडमेंट लियांदी कि जिन्नियां जमीनां ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। दिस इज आवर CLP लीडर एंड ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅੜੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੀ। they have suspended ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਦਾ। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की दलील है कि कानूनी सलाहकारों की मंजूरी के साथ बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के पानी की एक एक बूंद पर प्रदेश का पहला हक है, इसके लिए वे किसी भी तरह की कुर्बानी देने का दावा भी ठोक रहे हैं। सरकार प्यारी है तो पंजाब प्यारा है। देखो सरकार अपने लोगों के इंटरस्ट वास्ते वार नहीं जा सकती। असी कोई सियासत च इस करके नहीं आए सा उदों कि सरकार बननी है जब मुख्यमंत्री बनना है। साडा तो कदे सोच ही नहीं थी मुख्यमंत्री बनना। प्रकाश सिंह बादल 6 बार चीफ मिनिस्टर रहा, कदे कुर्सी छड्डी ਉਹਨੇ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ? हर वेले मोर्चा लाਉਂਦਾ ਸੀ, जेल चले जाता सी और आके चीफ मिनिस्टर बन जाता सी। आई ਇਹਦਾ पानी का यह मुद्दा पिछले 30 वर्षों से सियासी पार्टियों की डूबती हुई किश्ती को किनारे लगाता आया है। इस मुद्दे को क्या रंग देकर किस लहजे में बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करना सियासी पार्टियों को बखूबी आता है। मिशन 2017 पर निकली पार्टियों में किसी के लिए यह मुद्दा एक अच्छा मौका है और किसी के लिए चुनौती। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। उधर SYL के मुद्दे पर पंजाब यूथ कांग्रेस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 15 से विधानसभा तक रोष मार्च किया, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। SYL के मुद्दे पर विधानसभा में कांग्रेस ने हंगामा किया ही, साथ ही चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के घेराव की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने उनके ऊपर पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। इस वक्त SYL का मुद्दा एक साथ सड़क से लेकर संसद और विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में गूंज रहा है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कांग्रेस और बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह के नाम पर मोहर लगाई। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने अमृतसर के पूर्व मेयर श्वेत मलिक के नाम का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। राज्यसभा सीट के लिए नाम तय करने को लेकर बुरी तरह फंसी कांग्रेस और बीजेपी ने नॉमिनेशन की तारीख से एक दिन पहले राज्यसभा के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। प्रताप सिंह बाजवा को प्रधानगी पद से दी गई कुर्बानी का इनाम दिया गया है। राज्यसभा की 2 सीटों में से एक के लिए प्रताप सिंह बाजवा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पार्टी ने चुनाव को देखते हुए दूसरी राज्यसभा सीट के लिए दलित चेहरा आगे बढ़ाते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान शमशेर सिंह दूलो को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में कई नाम आगे चल रहे थे, जिनमें सुनील जाखड़ और कुछ ही दिन पहले पार्टी में शामिल हुए गायक हंसराज हंस भी थे। लेकिन पार्टी ने सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए बाजवा और दूलो के नाम पर मुहर लगाई है। प्रताप सिंह बाजवा जी जो हमारे एक्स PCC प्रेसिडेंट हैं, वो एक कैंडिडेट हुए हैं और एक पुराने PCC प्रेसिडेंट हमारे शमशेर सिंह डुल्लो साहब कैंडिडेट हुए हैं। यही 2 कैंडिडेट कांग्रेस के राज्यसभा के लिए पंजाब से मनोनीत हुए हैं। वहीं बीजेपी में भी राज्यसभा की एक सीट को लेकर असमंजस खत्म हो गया। अमृतसर के पूर्व मेयर श्वेत मलिक के नाम पर मुहर लगा दी गई है। इससे पहले इस सीट के लिए कमल शर्मा और अविनाश राय खन्ना को राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बाद में नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा भेजने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। लेकिन आखिर में पार्टी के श्वेत मलिक के नाम पर ही मुहर लग पाई।
तो मैंने सेवा समझी है जी, चुनौती तो मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि मैं तो निरंतर वैसे ही कार्य करता रहूँगा जैसे मैं पहले करता रहा हूँ। ये तो एक माध्यम बनेगी, जो ये शक्ति मिलने वाली है डेमोक्रेसी की मुझे मेरे पार्टी के माध्यम से, उस शक्ति को मैं अपने सेवा कार्यों में को इंटेंसिफाई करने, उनको बढ़ाने के लिए उस शक्ति का उपयोग करूँगा। 11 मार्च को राज्यसभा की 5 खाली हुई सीटों के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार शुक्रवार को नामांकन भरेंगे। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी और 13 को नामांकन वापस लेने की तारीख होगी। 21 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होगा। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। एसजीपीसी की तरफ से फतेहगढ़ साहिब के श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय में चल रहे 12वें खालसाई खेलों का गुरुवार को समापन हो गया। ये खेल अगले साल 13वीं खालसे की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब में होंगी, जहां साबत सूरत सिख खिलाड़ी ही खालसाई खेलों में हिस्सा लेंगे। फतेहगढ़ साहिब के श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय में चल रहे 12वें खालसाई खेलों का गुरुवार को समापन हो गया। ये आयोजन एसजीपीसी की तरफ से आयोजित किया गया था। समापन के इस मौके पर अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा मुख्य अतिथि और एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और दोनों ने खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। चंदू माजरा ने खालसाई खेलों की सराहना की। वहीं एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा कि 13वीं खालसाई खेल खालसे की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होगी, जहां साबत सूरत सिख खिलाड़ी ही खालसाई खेलों में हिस्सा लेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵਧਾਈ ਦੀ ਵੀ ਪਾਤਰ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਪਾਤਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ खूबसूरत तरीके ਨਾਲ ਕੀਤੀ गई है। साथ ही खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने इसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक अच्छा कदम करार दिया। एसजीपीसी का बहुत बड़ा उपराला है कि गेमां के प्रति ते सानू सिक्खी प्रति इन्हां दा बहुत बड़ा उपराला है कि इन्हें नौजवान पीढ़ी नूं एक नशियां तो दूर रखा, एक अपनी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी जो कि अजकल अपनी सिक्खी तो दूर हो रही जा रही है, उन्होंने सिक्खी नाल जोड़िया। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਲਾਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। सर मैं वॉलीबॉल ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗੱਤਕਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਗੇਮਸ बहुत पसंद आई। खेलों में एसजीपीसी के अधीन चल रहे 35 कॉलेजों के 3500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रेस समेत कई खेलों में हिस्सा लिया। इन खेल मुकाबलों में लड़कियों की ओवरऑल ट्रॉफी पर गुरु नानक कॉलेज बुढ़लाडा मानसा रहा। वहीं ओवरऑल रनर अप पटियाला का जनरल शिवदेव सिंह दीवान गुरबचन सिंह खालसा कॉलेज रहा। हरप्रीत सिंह के साथ जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें एम्बुलेंस के टैक्स को घटाकर 2% करने का फैसला लिया गया। साथ ही लैंड कंसोलिडेशन एक्ट में भी संशोधन का फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार ने राज्य के एम्बुलेंस मालिकों को बड़ी राहत देते हुए उन पर टैक्स के तौर पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को काफी कम करने का फैसला किया है। खट्टर कैबिनेट की बैठक में एम्बुलेंस टैक्स को 6% से घटाकर 2% कर दिया गया है। बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय हमने किए। एक तो लगभग 2500 से ऊपर एम्बुलेंसेज हरियाणा में काम करती हैं और ये बीमार आदमी को उच्च स्थान तक ले जाती हैं, तो इनके ऊपर 6% टैक्स था। इसको हमने कम किया है, 2% इसके ऊपर टैक्स लगेगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम 1948 में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।
इस अधिनियम में भूमि जोत की अनिवार्य चकबंदी, कृषि जोत के विखंडन को रोकने और गांव में साझा उद्देश्यों के लिए भूमि आरक्षित करने का भी प्रावधान है। कंसोलिडेशन जो एक्ट है हमारा, उसमें एक आज परिवर्तन किया है। इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट लैंड कंसोलिडेशन, हाँ, लैंड कंसोलिडेशन का जो हमारा पंजाब एक्ट है, उसमें एक संशोधन आज के मंत्रिमंडल की बैठक में हमने किया है। कैबिनेट की बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की साल 2014-2015, रोजगार विभाग की साल 2014-2015, वन विभाग की 2012-2013 और 2014-2015 अभियोजन विभाग की 2011-2012 और 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले 14 मार्च को जाट नेता हरियाणा के सभी जिलों में धरना देंगे। जाट नेताओं ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए जाट समुदाय के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने और उन्हें रिहा करने की मांग की है। हरियाणा में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। समिति ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए प्रदेश में पिछले दिनों हुए जाट आंदोलन को लेकर जाट समुदाय के लोगों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने और गिरफ्तार जाट समुदाय के लोगों को रिहा करने की मांग की। समिति ने ऐलान किया कि 14 मार्च को हरियाणा के सभी जिलों में धरना दिया जाएगा। 14 तारीख को हमारा हरियाणा में धरने हैं। हरियाणा में गिरफ्तार के विरोध में हरियाणा के जो 7 मांग हमने दी है, मीडिया को भी पहले भी दी थी, वे उन सब जिस पर मुख्यमंत्री ने बयान जारी करवाए हैं अपने यहाँ से, उनको लागू कराने के लिए अगर वे नहीं मानते तो उसमें 72 घंटे का अल्टीमेटम हम देंगे। शांतिपूर्वक हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वहीं रोहतक कोर्ट में कांग्रेस नेता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर बहस हुई। कोर्ट में सरकार और पुलिस की ओर से दस्तावेज पेश किए गए। मामले में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। 124A और 153A भी मेन धाराएं थी जो इस केस में प्रोफेसर वीरेंद्र वाले में लगी हुई थी। मेरी जो आर्गुमेंट थी आरसी दलाल की, दैट वाज वेरी ब्रीफ एंड ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ 124A एंड 153। वो बहस जो थी 124A और 153A IPC पे थी। गौरतलब है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें आंदोलन को उकसाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वीरेंद्र सिंह पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राज टाकिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रोहतक। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने मीडिया के सामने एक फोटो पेश की है, जिसके बारे में महिला ने दावा किया है कि ये करवा चौथ के मौके पर ली गई है। फोटो के बारे में महिला ने दावा किया है कि ये करवा चौथ के मौके पर ली गई है। इसमें हिंदू रीति रिवाज के तहत सरदारा सिंह उन्हें पानी पिलाकर व्रत तुड़वा रहे हैं। जो ने मैंने प्रॉमिस किया 4 साल तो वो ही हुन बार आके स्टेप करके उम्र ना ब्याह करें। महिला के मुताबिक साल 2012 में इनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी और साल 2014 में दोनों की सगाई हुई थी। महिला ने सरदारा सिंह पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। लुधियाना NRI4 थाने च गई सी तां मैं SIT दे मोरे पेश किया। जो मेरे बयान सीगे पहला वो हाले भी मेरे सेम बयान है, तां मैं उस स्टेटमेंट का नाम एविडेंस भी लगाया। सरदारा सिंह पर लगे आरोपों की SIT जांच कर रही है। जलंधर से राजीव वधुआ, जी मीडिया। और अब बात करते हैं हिमाचल की। भारत पाकिस्तान का मैच अब धर्मशाला के बजाय कोलकाता शिफ्ट होने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी फिर से आमने सामने आ गई है। सीएम पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं विरोधियों को जवाब देने के लिए सीएम वीरभद्र ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। धर्मशाला में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के कोलकाता में शिफ्ट होने के बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तल्ख हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को हिमाचल प्रदेश की छवि से जोड़ दिया है और निशाने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को ले लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास बीजेपी के सभी आरोपों का जवाब है।
अनुराग ठाकुर ने जहां आरोप लगाए कि सीएम के रवैये के चलते हिमाचल की छवि खराब हुई है, तो वहीं सीएम ने कहा कि एक मैच के जाने से प्रदेश की छवि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कि जहां तक हिमाचल की बात थी, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जिस तरह की टिप्पणी की और जिस तरह के बोल बोले, उससे न केवल हिमाचल की पूरे देश की छवि को धक्का लगा है। एक मैच से छवि बनती है, छवि को नुकसान होता है। इसका मतलब है जो इस सीरीज में और मैचेस हो रहे हैं वो फालतू है क्या? मुख्यमंत्री अभी भी अपने पहले वाले स्टैंड पर कायम हैं। सीएम ने फिर दोहराया कि हम मैच का विरोध नहीं करते, लेकिन उन लोगों की भावना का भी ख्याल रखा जाना चाहिए जिन्होंने आतंकवादी हमलों में अपनों को खोया है। लेकिन सीएम पर सवाल अनुराग ठाकुर ही नहीं, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने भी उठाए हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि अगर कोई आ जाएगा प्रदर्शन करते हुए या नारे लगाते हुए, तो हम ना लाठी चार्ज करेंगे ना हम अश्रु गैस छोड़ेंगे। हम सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। शहीदों के प्रति उनका कितना सम्मान है, हम प्रदेश के शहीदों का ही नहीं सारे देश के शहीदों का सम्मान करते हैं। हमने नहीं कहा कि मैच को कैंसिल करो, हमने सिर्फ ये कहा था कि जो कुछ जन भावनाएं हैं उससे हमने हिमाचल क्रिकेट बोर्ड को और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को अवगत किया, जो हर प्रकार की सुरक्षा हम जो देंगे। मगर जो लोग कोई प्रदर्शनकारी होंगे जिनमें भूतपूर्व सैनिक हैं और जो शहीद हुए उनके परिवार हैं, हम उनको जो है वहाँ से हटा नहीं पाएंगे। हम उनके ऊपर ना लाठीचार्ज कर सकते हैं, ना उनके ऊपर अश्रु गैस कर सकते हैं। विवाद धर्मशाला में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर था, जो अब कोलकाता शिफ्ट हो जाने के बाद खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि असल विवाद अब शुरू हुआ है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। चलिए अब बात करते हैं अच्छी खबर की। बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगाने वाला रियल एस्टेट बिल कल राज्यसभा में पास हो गया है। बिल लागू होने के बाद धोखाधड़ी करने पर बिल्डरों को 3 साल तक की सजा होगी और पोजीशन में देरी पर ब्याज देना होगा। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा। Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. अब नहीं चलेगी बिल्डर्स की मनमानी। राज्यसभा में पास हुआ रियल एस्टेट बिल। लंबे इंतजार के बाद राज्यसभा से रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पास हो गया है। राज्यसभा में पास होने के बाद अब रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल लोकसभा में रखा जाएगा, जहां इसका पास होना तय है। Due to lack of transparency and accountability has been the bane of real estate sector in this country. The credibility has come into question. This results in huge cost and time overruns. That's one of the reasons for bringing this bill. इस बिल के कानून बनने के बाद बिल्डर्स की मनमानी पर आप रेगुलेटर से उसकी शिकायत कर सकेंगे। ग्राहकों को तय वक्त पर फ्लैट का पोजीशन मिलेगा और अगर बिल्डर ने झूठे वादे किए तो उसको जेल की हवा तक खानी पड़ेगी। ये नियम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर भी लागू होंगे। हालांकि अगर बिल्डर ने देरी पर चार्ज वसूल लिया है तो वो वापस नहीं होगा। हर 6 महीने में डेवलपर्स को खातों की जांच करानी होगी और प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा ग्राहकों की मर्जी के बिना प्रोजेक्ट्स में कोई भी बदलाव नहीं हो सकेगा। नया कानून कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज पर लागू होगा। 4 महीने पहले इस बिल पर कैबिनेट ने मुहर लगाई थी, लेकिन तब विपक्ष के विरोध की वजह से ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास नहीं हो सका था। राज्यसभा में पास होने के बाद अब इस बिल को लोकसभा में भेजा जाएगा। कानून बनने के बाद एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो बिल्डर्स पर नकेल कसेगी। बिल्डर्स को मजबूर किया जाएगा कि फ्लैट खरीदारों को तय समय पर फ्लैट दिए जाएं और अपने वादे भी पूरे करें। रेगुलेटरी अथॉरिटी ये भी सुनिश्चित करेगी कि फ्लैट की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। दरअसल फ्लैट खरीदने वाले लाखों ग्राहक बिल्डरों की मनमानी से परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में सैकड़ों रिहायशी प्रोजेक्ट मंदी की आड़ में बंद पड़े हैं। नतीजा, ग्राहकों को ईएमआई भी देनी पड़ रही है और घरों का किराया भी। ऐसे में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल्डर्स की मनमानी से ग्राहकों को राहत दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर मिशन सिक्योरिटी अलर्ट से जुड़ी हुई। पठानकोट आतंकी हमले के बाद पंजाब सरकार ने आर्मी ड्रेस की बिक्री पर एक बड़ा कदम उठाते हुए बैन लगा दिया था, जिसके बाद पठानकोट की मार्केट में काफी हद तक आर्मी यूनिफॉर्म बिकनी बंद हो गई। लेकिन बावजूद इसके कई जगह ऐसी हैं जहां आज भी आर्मी की यूनिफॉर्म
बिक रही है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस अहम रिपोर्ट के साथ। ये तस्वीरें पंजाब के उस पठानकोट जिले की हैं, जहां सीमा पार से आए दहशतगर्दों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था और पठानकोट एयरबेस को अपना निशाना बनाया था। एयरबेस में घुसे आतंकी आर्मी की ड्रेस में आए थे, जिसके बाद पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बाजारों में आर्मी की ड्रेस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन पठानकोट आतंकी हमले के 2 महीने बाद पंजाब सरकार के आदेश पर कितना अमल हो रहा है, इसका जायजा लेने जी मीडिया की टीम पठानकोट के रेलवे रोड पर पहुंची, जहां बड़े पैमाने पर आर्मी यूनिफॉर्म मिलती है। इस दौरान हमने कुछ दुकानदारों से बात करने की भी कोशिश की, तो कैमरे पर सभी ने कहा कि यूनिफॉर्म उसी को दी जाती है जिसके पास आईडी प्रूफ होता है, और यूनिफॉर्म खरीदने वाले का रिकॉर्ड तक रखने का दावा किया गया। सरकार में सर जी आर्मी यूनिफॉर्म से साढ़े रोड से टोटली बंद हैगी है, तो ये बेचनी भी किसी ने उनके आर्मी आइडेंटिटी कार्ड का प्रूफ लेना है। तो इतने 99% दुकानदार ड्रेस बेचते नहीं है जी, तो जो कोई बेचता तो उन्होंने पूरा आर्मी का वेरीफिकेशन करना, तो उस तो बाद ही कोई ड्रेस देगा, उस तो बाद अदरवाइज नहीं देगा। एक प्रॉपर एड्रैस, रेजिडेंशियल प्रूफ और उनका रैंक नंबर प्लस उनका फोन नंबर एक अपने को रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड लिख के तो फिर ही आर्मी पर्सन को देंगे उनकी, क्योंकि वो अथेंटिकेशन हो जाएगी, उनकी पहचान का सब कुछ हिसाब का सानू रिकॉर्ड होएगा। भले ही दुकानदार कैमरे पर यह कह रहे हों कि बिना जांचे परखे यूनिफॉर्म नहीं दी जाती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां देश की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है।